हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और पिछले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे थे। चैप्टर ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं हम लोग और आज के इस लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पीछे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट वगैरह का एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डील करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे सभी। सबसे पहला क्वेश्चन, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाना है इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट amorphous solids इज इनकरेक्ट। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। दे मेल्ट ओवर या रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर एनिसोट्रॉपिक, there is no orderly arrangement of particles, और फिर एक है they are rigid and incompressible। एक ही क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, या यूनिट सेल विथ एज लेंथ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड एक्सियल एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। ऑप्शन में है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और एक लास्ट में है हेक्सागोनल। ये दो क्वेश्चन अभी फिलहाल। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका मतलब एमॉर्फस सॉलिड शुरुआत में चैप्टर का हम लोग पढ़े हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एमॉर्फस सॉलिड जो मेल्ट करते हैं वह एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में करते हैं, तो यह तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होता है। एमॉर्फस सॉलिड हमेशा एक रेंज में ही मेल्ट करते हैं। दे आर एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक के जैसा ही एक वर्ड और था, आइसोट्रॉपिक। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए थे इन दोनों टर्म्स को जब पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग तब। आइसोट्रॉपिक वह प्रॉपर्टी होता है जिसके तहत किसी भी सब्सटेंस के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनका वैल्यूज हर एक डायरेक्शन में सेम होता है, जबकि इसमें अलग था। इसमें था कि किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन में अलग हो तो वह एनाइसोट्रॉपिक। और डायरेक्ट इसको रटना था कि एनाइसोट्रॉपी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, आइसोट्रॉपिक होता था एमॉर्फस के लिए। लेकिन यहाँ तो दे दिया है कि एनाइसोट्रॉपिक एमॉर्फस के लिए होगा, मतलब ये सही स्टेटमेंट नहीं है। सो दिस वन इज़ द आंसर। बाकी के ये दोनों ठीक है कि एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। रिजिड और इनकम्प्रेसिबल तो होते ही हैं ये भी। तो इस तरह से यहाँ क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड का टॉपिक क्लियर हो गया। एक यह टॉपिक, इस पर क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे और उस समय भी बताए थे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है।
नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है, 100% आएगा ही। जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे यूनिट सेल का, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो था जिसमें कि पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते थे, उस प्रिमिटिव यूनिट सेल में एज लेंथ और उसका एज के बीच का एंगल्स के आधार पे अलग अलग क्लासिफिकेशन था। और टोटल 7 क्लासिफिकेशन था, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो सबके लिए अलग अलग डायमेंशन था। अभी जो यहाँ डायमेंशन दिया हुआ है, इस डायमेंशन के लिए हम लोग को क्या देखना है, सो देखोगे कोई भी दिया हुआ है ना, सबसे पहले आप एंगल पे जाओगे। यदि एंगल यहाँ बराबर, देखो डायरेक्ट रटा हुआ है तो सोचने का बात ही नहीं है, नहीं रटा हुआ है तब के लिए हम बता रहे हैं कैसे सोचोगे कि यदि सारे एंगल्स आपस में इक्वल और 90 डिग्री हों तो यह 3 ही हो सकता है, या तो क्यूबिक हो सकता है, या टेट्रागोनल हो सकता है, या ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है। यही तीनों, क्योंकि यही तीनों में सारे एंगल्स अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से हेक्सागोनल कैंसिल हो गया, ये तो होना नहीं है। अब उसके बाद आओगे पी, अब यहाँ क्यूबिक भी है, टेट्रागोनल भी, ऑर्थोरोम्बिक भी है, इससे बहुत ज़्यादा तो क्लियरेंस आया नहीं हम लोग को। क्यूबिक के बारे में तो हम लोग बड़ा आसानी से जानते हैं कि ए बी सी सब बराबर होता है, सबसे सिंपलेस्ट यही है। अब यहाँ सब अलग दिया हुआ, मतलब ये तो होगा नहीं। अब बचा टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में है कि टेट्रागोनल में केवल एक साइड अलग होता है, जबकि ऑर्थोरोम्बिक में सारे अलग होते हैं। तो यहाँ सारे साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब द गिवन यूनिट सेल इज ऑर्थोरोम्बिक। समझ रहे हो, ऐसे रटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रट पाए हो तो फिर इन क्वेश्चंस को ऐसे ही देखना है, सोचना है, कंसेप्ट लगाना है, थोड़ा सा आइडिया अपने से ट्रिक निकालोगे तो हो जाएगा। आगे के टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिस्टलाइन, हाँ तो आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। थोड़ा है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें 2 प्रकार के आयन्स हैं, ए यहाँ नेगेटिव आयन है और बी कोई पॉजिटिव आयन है। अरेंजमेंट दोनों आयन का दिया हुआ है कि उस लैटिस में ए जो है वह कॉर्नर पे है और बी फेस सेंटर में। देखो क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट कैसे है कि यह स्पेसिफाई नहीं किया है कि यूनिट सेल कैसा है। यूनिट सेल क्यूबिक हो सकता है, यूनिट सेल हेक्सागोनल भी हो सकता है, तो इसे स्पेसिफाई करना चाहिए था कि वह हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात कर रहा है या क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा है। चूँकि मेंशन नहीं है, लेकिन पीछे जितना हम लोग पढ़े हैं उस आधार पे यदि देखेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है वह एक मोस्ट कॉमन यूनिट सेल होता है, हेक्सागोनल तो उतना कॉमन है भी नहीं, तो इसको अपने आप हम लोग क्यूबिक ही मान करके चलेंगे। हालांकि क्वेश्चन में देना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, नहीं लिखा है, फिर भी हम लोग क्यूबिक लेकर के चलने वाले हैं। तो अब क्यूबिक यूनिट सेल है और इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बोल रहा है कि ए माइनस कहाँ कहाँ है, तो कॉर्नर पे है और फेस में है। बी प्लस कहाँ कहाँ है, तो बॉडी सेंटर में है और एज पे है। अब सारा कहानी जान ही रहे हो, कॉर्नर कितना होता है एक क्यूबिक में 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो आ गया 4। बॉडी कितना होता है 1, एज कितना 12, कंट्रीब्यूशन 1/4, तो यहाँ से भी आ जाएगा 4। मतलब रेशियो निकल गया, ए माइनस और बी प्लस का रेशियो 4:4, मतलब 1:1, सो द फॉर्मूला विल बी ए बी। अरे NaCl का स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है, समझ लो। Na प्लस कैसे ही अरेंजमेंट होता है, Cl माइनस कैसा होता है। हालांकि इसको उल्टा लिखना चाहिए था, A प्लस बोलना चाहिए था B माइनस,
क्योंकि किसी भी क्रिस्टल का फॉर्मूला लिखते हैं ना तो केटायन पहले आता है, मतलब ये Ba होना चाहिए था, जबकि दे दिया है Ab। तो खैर इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए जो आंसर दिया हुआ उससे मैच करना है हम लोग को, तो AB ये हो गया सही आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयंस आर रेस्पेक्टिवली। तो काफ़ी डिटेल में इस फ्लोराइड स्ट्रक्चर को बताया गया है। यदि स्ट्रक्चर समझा हुआ है तो ठीक, और नहीं समझा हुआ है तो ऐसे देखना। ऐसे कैसे देखोगे कि CaF2 है, मतलब फॉर्मूला से क्या दिख रहा है, फॉर्मूला से दिख रहा है कि एक कैल्शियम के लिए 2 फ्लोराइड है, एक कैल्शियम के लिए 2 फ्लोराइड है। इसका मतलब कि यदि एक कैल्शियम आयन है तो इसके अगल बगल 2 फ्लोराइड होंगे, और फ्लोराइड के बगल में कैल्शियम एक है, मतलब इस हिसाब से देखोगे तो एक फ्लोराइड के लिए भी एक कैल्शियम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1, और कैल्शियम के अगल बगल 2 फ्लोराइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। मैंने आइडिया कैसे लगाएंगे सो बता रहे हैं, यदि रटा हुआ नहीं है तो CaF2 में एक कैल्शियम के लिए 2 फ्लोराइड है, या तभी पॉसिबल है जब एक कैल्शियम के अगल बगल 2 फ्लोराइड हो, मतलब कि जो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो डबल हो जा रहा है फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो ऐसा कहाँ है जिसमें कैल्शियम का डबल हो फ्लोराइड से, कैल्शियम का डबल हो फ्लोराइड से, तो एक यहाँ है, ये हो गया कैल्शियम के लिए, फ्लोराइड के लिए, तो फ्लोराइड के लिए 2 है तो कैल्शियम के लिए 4, तो एक यहाँ, ई दोनों बराबर है तो नहीं होगा। फिर यहाँ कैल्शियम के लिए 8 तो फ्लोराइड के लिए 4, तो एक ई हो सकता है, ई भी नहीं होगा। कैसे सोचना है समझ रहे हो ना, कि फ्लोराइड का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 1 था, कैल्शियम का 2, मतलब फ्लोराइड से 2 गुना है कैल्शियम का, तो वही देखना है कि 2 गुना कहाँ कहाँ है। तो यहाँ 2 का 2 गुना 4, यहाँ तो बराबर है, नहीं होगा, 4 का 2 गुना 8, और यहाँ तो उल्टा है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचे ये दोनों, अब ये दोनों यदि बचे हैं तो ज़रा सोचो तो कि 2 कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या, इतने सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़े हम लोग, किसी में 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, किसी में नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से तो स्टार्ट ही होता है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का होता ही नहीं कुछ, तो 3 से स्टार्ट होता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो यहाँ 2 दिया हुआ है तो वैसे ही छट गया, तो बच गया केवल ही वाला, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो ना, तो नहीं भी रटा हुआ है, नहीं जान रहे हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, उसके बावजूद इस तरह से तुम समझ सकते हो, उसको एक आइडिया लगा सकते हो, एक वे बना सकते हो अपना कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में होना है, या तो डायरेक्ट लैटिस का पूछे जो हम लोग पीछे से जानते ही हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 2, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D का हो तो 6, सिंपल क्यूबिक के लिए भी 6, बॉडी सेंटर्ड के लिए 8, फेस सेंटर्ड के लिए 12 और हेक्सागोनल के लिए भी 12। ये तो हम लोग डायरेक्ट रटे हैं पीछे। एक और अलग टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में नहीं, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। एसर्शन, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स is double the number of octahedral voids। फिर इसका रीजन, द साइज ऑफ tetrahedral void is half to that of the octahedral void।
और इसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन, एसर्शन को ए लिख रहे हैं, रीजन को आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट explanation of assertion. Next, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of a assertion. नेक्स्ट है if assertion is true but reason is false, और लास्ट में है if both assertion and reason are false. ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बस एक रफली आइडिया हम लोग को ले लेना है ऐसे क्वेश्चंस का। देखो, एसर्शन और रीजन का मतलब तर्क वितर्क। हाँ, तर्क वितर्क माने कोई बात आप बोले तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिए। होता है ना कि स्कूल नहीं गए, टीचर पूछे क्यों नहीं आए, मतलब कि पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं आए थे, तो तुम फिर उसका कारण बताने लगा, सर ये वजह था ऐसे वैसे। तो वो जो बोले पूछे कि नहीं आए, तर्क, फिर तुम उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, वितर्क हुआ। तो वैसे ही तर्क यहाँ दिया हुआ है एसर्शन, एक स्टेटमेंट कि जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वह दोगुना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ठीक, अब यदि ऐसा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या का दोगुना है, तो फिर उसका कारण दिया हुआ है कि क्या उसका कारण यही है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड से आधा होता है, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो साइज है उसका आधा है टेट्राहेड्रल वॉइड, इसलिए संख्या दोगुना हो जाता है। माने वॉइड का साइज यहाँ आधा है इसलिए संख्या दोगुना हो गया। क्या इसका यही कारण है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि एसर्शन और रीजन यदि दोनों सही है तो पहले तो इसी को चेक कर लो। तो चेक कर लो तो कैसे चेक करोगे? टेट्राहेड्रल वॉइड क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड से दोगुना होता है? तो होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या पार्टिकल के संख्या का दोगुना होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या पार्टिकल के संख्या के बराबर होता है। तो यदि पार्टिकल का संख्या n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाएगा। तो देखो n का डबल हुआ ना, 2n। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो एसर्शन दिया हुआ है वह सही है। रीजन को ज़रा देखो कि जो साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वह क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आधा होता है? तो नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज ऐसे हम लोग जानते हैं 0.225 आर, जबकि ऑक्टाहेड्रल का होता है 0.414 आर। तो क्या ये 0.414 का आधा है ही? इसको डिवाइड करोगे 2 से तो इतना आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, आधा से थोड़ा ज़्यादा ना है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 0.207। अच्छा, तो इससे तो ये बड़ा है। तो इसका मतलब कि एसर्शन सही है, रीजन गलत है। तो देखो डायरेक्ट एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो और सारे लिखे हुए स्टेटमेंट इसमें क्या बोल रहा है कि यदि एसर्शन और रीजन दोनों सही है और यह जो रीजन बताया गया है वह एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या दोगुना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, वह इसी वजह से होता है कि उसका साइज आधा हो। तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो सही स्टेटमेंट नहीं है। माने रीजन जो है वह सही कारण नहीं है इसके लिए। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसके लिए सही कारण नहीं है। तो खैर वो तो अलग चीज़ है। अभी तो हम लोग देखें कि रीजन ही गलत है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट होता ही नहीं है
नहीं होता है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कभी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के आधे साइज का नहीं होता है। तो उस हिसाब से यही ऑप्शन नंबर सी फिट बैठेगा। तो ऐसा यदि क्वेश्चन कोई आए तो फिर हम लोग ऐसे कर लेने वाले हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वॉइड से क्वेश्चन कर लिए हम लोग, लैटिस कोऑर्डिनेशन नंबर से कर लिए थे, यूनिट सेल से कर लिए थे, फॉर्मुलेशन कर लिए, किसी भी कंपाउंड में उसके कंस्टिट्यूएंट अलग अलग पोजीशन पे हैं तो उस क्रिस्टल या कंपाउंड का क्या फार्मूला बनेगा उसको भी कर लिए थे हम लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, the ratio of Fe triple plus and Fe2 plus ions in Fe 0.9 S 1.0 each। ऑप्शन है 0.28, 0.5, 2 और 4। एक तो यह क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पढ़ो और इसको ज़रा आइडिया लगाओ कि कौन सा टॉपिक का है। टॉपिक जब तक नहीं पहचान पाओगे पूरे चैप्टर में कि किस टॉपिक से यह क्वेश्चन है, तब तक कुछ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द येलो कलर इन NaCl crystal is due to A number, excitation of electron in F center, next reflection of light from Cl minus ions on the surface, next refraction of light from Na plus ions, और लास्ट में है all of the above। ऐसा क्वेश्चन को बस पहचानना है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से बतलाओ। देखो FeS जो है हम लोग जानते हैं कि यहाँ सल्फ़र पे 2 माइनस है, यदि सल्फ़र पे 2 माइनस है तो Fe पे 2 प्लस होना है। ठीक है, अब Fe पे 2 प्लस S पे 2 माइनस है, मतलब यह हुआ फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड है। अभी फेरस सल्फाइड है तो इसमें से साफ दिख रहा है कि फेरस और सल्फर का रेशियो है, मतलब कि फेरस आयन और सल्फाइड का रेशियो 1:1। लेकिन जो यहाँ कंपोजिशन दिया हुआ वो कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ Fe दिया हुआ 0.9 और S दिया हुआ 1.0, मतलब जो नॉन मेटल है एनायन है वो फिक्स है। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ भी 1, लेकिन यह जो मेटल था केटायन वो 1 है, जबकि एक्चुअल कंपोजिशन में दिख रहा है यहाँ 0.9, मतलब मेटल का संख्या फार्मूला से कम। फार्मूला में 1 दिख रहा है जबकि इसका रियल कंपोजिशन 0.9 है, मतलब उससे कम है।
तो याद करो, जब मेटल और नॉन मेटल का जो नंबर का रेशियो होता है, प्रोपोर्शन, वह फार्मूला से कम हो जाए, इसका मतलब हुआ कि वह नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी कैसा डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कब क्रिएट होता था क्रिस्टल में, याद करो, जब मेटल का उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता था। मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के चलते मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट होता था। इसका मतलब आयरन जो है, इसका यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब आयरन +2 वाला भी है और आयरन +3 वाला भी है, दोनों है। तो वही बोल रहा है कि +3 और +2 वाले का रेशियो कितना होगा, वही निकालना है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग किए थे जब चैप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ याद करो निकेल ऑक्साइड का जो है एक क्वेश्चन करा था हमने, उसमें कैसे उसको बनाए थे, एक ऐसा क्वेश्चन था उसमें। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो जब ऐसे अलग अलग आयंस दिए हुए हों उस क्रिस्टल के लिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन ऑफ Fe3+ बराबर x। तो Fe2+ को कितना मानोगे, 0.9 - x। क्या है कि Fe3+ और Fe2+ दोनों मिल करके 0.9 है, ऐसा। तो एक को यदि x मान लियो तो दूसरा 0.9x हो जाएगा। अब जो क्रिस्टल है वह ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए, सिंस द क्रिस्टल FeS इज ओवरऑल न्यूट्रल। मतलब ओवरऑल देखो, FeS पे कहीं चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जोड़ेंगे तो वह जोड़ करके कितने के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें जो कंस्टिट्यूएंट है Fe2+ और S-, आखिर इन दोनों में तो कोई ना कोई चार्ज है। Fe पे यहाँ देख रहे हैं हम लोग 2+ और 3+ दोनों प्रकार का चार्ज है, इसलिए तो डिफेक्ट आया। और सल्फर पे 2- है, तो इस सब को जोड़ करके कितना लाना है, 0 के बराबर लाना है। तो कैसे आएगा, सबको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो आयरन पर चार्ज है +3 और ऐसा वाला आयरन कितना है, x। तो ये हो जाना है × x प्लस, फिर यहाँ एक आयरन पे चार्ज है +2 और ऐसे वाले कितने हैं, तो ऐसे वाले हैं 0.9 - x। किए हैं ऐसा क्वेश्चन पहले से ही हम लोग। प्लस बगल में सल्फ़र पे -2 चार्ज है और एक ही सल्फ़र है, और सब जोड़ करके कितना जाना है, 0। अब यहाँ से x का वैल्यू केवल कैलकुलेट करना है हम लोग को। x का वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 3x + 1.8 - 2x - 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर, ये -2 उधर जा कर के +2 और +1.8 उधर जा कर के -1.8, तो x बराबर 0.2। तो x 0.2 आ गया और रेशियो निकालना था। तो रेशियो मतलब कि ऐसा Fe3++ बाई Fe2+, तो Fe3++ आ गया है x और x मतलब आ गया 0.2, तो ये हो जाएगा कितना, 0.9 - 0.2 मतलब 0.2 बाई 0.7। इसको हटा दो, तो हटा दोगे तो 7/2 मतलब ये आ जाएगा फिर कितना, 0.28 ऐसे करके कुछ आएगा। तो 0.28 देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो डिफेक्ट से यह क्वेश्चन था, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और ऐसा क्वेश्चन हमने करा है पहले पीछे, तो ध्यान रखोगे, रिवीजन हो जा रहा है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसको देखो, द येलो कलर इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज ड्यू टू।
कि सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है तो इसका येलो कलर किस वजह से होता है। तो बताएं कि सोडियम क्लोराइड का जो प्योर क्रिस्टल है उस कलरलेस होगा, उसमें कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जब वो सोडियम क्लोराइड में कलर आता है तो कलर आने का मतलब ही है कि उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आया हो, और डिफेक्ट में या तो मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल डेफिशिएंसी का इसमें बात ही नहीं है, इसमें आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम लोग उसमें क्या पढ़े थे कि एनायन वैकेंसी क्रिएट होता है कि या जो क्लोराइड आयन है वो अपने लैटिस साइट को छोड़ देता है और उसके जगह इलेक्ट्रॉन जाता है। वही इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है उसको हम लोग एफ सेंटर बोलते हैं, और इसी एफ सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन फिर डी एक्साइटेशन, और उस वजह से उसका कलर आता है। तो इसमें तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से कभी कलर वगैरह का चर्चा नहीं करते हम लोग। तो लगभग सारे टॉपिक्स तो कवर हो ही गए। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बच गया, तो उसको तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे, या एक दो क्वेश्चन उसमें भी यदि बनेंगे तो कुछ ऐसे होने चाहिए। जैसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ, ध्यान दोगे, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसमें कुछ मिलाया जा रहा है, तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बोल रहा है कि इसमें क्या मिलाएं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। तो ऑप्शन उसके लिए दिया हुआ है निकेल, जिंक, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। ऐसा इसमें से कौन सा एलिमेंट को सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल में मिलाया जाए ताकि एन टाइप सेमीकंडक्टर बने। तो ये तो सिंपल सा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता था, जब मिलाते थे कोई पेंटावैलेंट एलिमेंट जिसका वैलेंसी 5 हो और वह ग्रुप 15 का एलिमेंट होता था। सिंपल सी बात है। तो ग्रुप 15 का कौन एलिमेंट, निकेल है, नहीं है, जिंक ये भी नहीं है, आर्सेनिक इज द ग्रुप 15 ये भी नहीं है, तो इसको मिलाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं उससे। तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन, चाहे न्यूमेरिकल हो या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए सब हम लोग कर लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो चैप्टर को अच्छे से करने के लिए, काहे कि बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, फिगर वगैरह बहुत सारे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो ठीक है, आज हम लोग यही समाप्त करते हैं इस पूरे यूनिट को हर एक तरीके से। धन्यवाद।